नमस्कार दोस्तों, ओनली आईएएस में स्वागत करता हूं आप सभी का। एक नई सीरीज मैं शुरू करने जा रहा हूं, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स एंड देयर सिग्निफिकेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट केसेस की। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बैरूबारी यूनियन केस, केशवानंद भारती केस का प्रिएम्बल से रिलेशन है और ये केसेस हैं क्या, इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं बैरूबारी यूनियन केस से। काफी सारे स्टूडेंट्स पूछा करते हैं कि सर ये बैरूबारी यूनियन था क्या, तो मैं बस आपको इन ब्रीफ स्टोरी बता देना चाहता हूं कि इंडिया पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ तो आप सभी को पता है कि भाई इंडिया पाकिस्तान के बीच में बाउंड्रीज को डिमार्केट करने के लिए रेड क्लिफ को असाइन किया गया था। ओके, उस समय यह सोचा गया कि एक ऐसे व्यक्ति को इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री डिमार्केट करने का जिम्मा दिया जाए जो ना तो इंडिया को जानता हो ना ही पाकिस्तान को जानता हो, ताकि वो बंदा न्यूट्रल रहे। क्योंकि अगर इंडिया का बंदा होगा तो वो हो सकता है वो इंडिया के फेवर में काम करे, पाकिस्तान का बंदा होगा तो वो पाकिस्तान के फेवर में काम कर सकता था। इसीलिए न्यूट्रल बंदे रेड क्लिफ को बुलाया गया और इसी वजह से इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री लाइन को रेड क्लिफ लाइन के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, रेड क्लिफ आए, उन्होंने डिमार्केट किया। अब डिमार्केट करते समय वेस्ट बंगाल में जलपाईगुड़ी जिला है, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट है, वहां एक थाना है जिसका नाम है बैरूबारी। बैरूबारी दोस्तों एक जगह का नाम, एक थाना का नाम है जो कि वेस्ट बंगाल के जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में था मैं इसलिए बोल रहा हूं कि क्योंकि अब ये हमने दे दिया है पाकिस्तान को। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या कि इंडिया और पाकिस्तान का जब डिमार्केशन हो रहा था तब रेड क्लिफ ने इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो थाने थे उन्हें भी डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, बैरूबारी यूनियन नाम का जो थाना था वो रेड क्लिफ ने इंडिया को दिया, लेकिन जो रिटर्न में जो लिखा जाता है वहां पे उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया, वो लिखना इस चीज को भूल गए। अनफॉर्चुनेटली इट वॉज नॉट मेंशन्ड इन द रिटर्न टेक्स्ट। इस वजह से पाकिस्तान को मौका मिल गया कि पाकिस्तान ने अपना दावा बैरूबारी पे ठोक दिया और पाकिस्तान ने बोला कि भैया बैरूबारी तो पाकिस्तान के हिस्से में पड़ता है, इसीलिए इस पे हमारा कब्जा होना चाहिए, ये इंडिया के पास नहीं जाना चाहिए। तो कुल मिला के पार्टीशन के समय इंडिया पाकिस्तान के बीच में हो गया ये डिस्प्यूट कि ये बैरूबारी किसका होना चाहिए। एंड फाइनली इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए नेहरू नून अग्रीमेंट आया था 1958 का। फिरोज शाह नून पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। उन दोनों ने 1958 में एक अग्रीमेंट साइन किया और उस अग्रीमेंट के तहत यह डिसाइड किया गया कि बैरूबारी यूनियन को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इक्वली डिवाइड किया जाए और बैरूबारी यूनियन की जो टेरिटरी इंडिया में है वो पाकिस्तान को दी जाए। हालांकि वेस्ट बंगाल की सरकार को यह चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि उनको लगा कि यार ये तो हमारे स्टेट का हिस्सा जा रहा है पाकिस्तान को, उनको नहीं अच्छा लगा। ठीक है, तो कुल मिला के क्रिटिसिज्म हुआ और यूनियन गवर्नमेंट ने ये मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट को रेफर किया। तो यहां पे आपको एक चीज मैं समझाना चाहता हूं कि इंडिया में जब भी सेंटर और स्टेट के बीच में किसी भी तरीके का डिस्प्यूट होता है तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। सुप्रीम कोर्ट के पास उससे रिलेटेड ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ही आप जाओगे जब भी सेंटर और स्टेट के बीच में किसी भी तरीके का डिस्प्यूट होगा। तो यहां पे डिस्प्यूट क्या था, यहां पे डिस्प्यूट ये था कि स्टेट यानी कि वेस्ट बंगाल नहीं चाहती थी कि कोई भी टेरिटरी पाकिस्तान को दी जाए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अग्रीमेंट साइन कर लिया था, नेहरू नून अग्रीमेंट साइन हो चुका था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती थी कि वो हिस्सा जो है पाकिस्तान को दिया जाना चाहिए। तो कुल मिला के ये मैटर गया सुप्रीम कोर्ट के पास। इसी वजह से इस केस को कहा जाता है बैरूबारी यूनियन केस। आई होप आप सभी को ये स्टोरी समझ में आ गई। अब इस स्टोरी के बाद, इस कहानी के बाद हम आते हैं थोड़े से टेक्निकल टर्म्स में, थोड़े से पॉलिटी के टर्म्स में, जो कि आपके यूपीएससी में आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। आर्टिकल 3 वर्सेस आर्टिकल 368 की जो कहानी है ये बतानी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पे ये बताना चाहूंगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 3 एक्चुअल में है क्या। आर्टिकल 3 क्या पावर देता है पार्लियामेंट को? तो दोस्तों आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को पावर देता है कि पार्लियामेंट किसी भी स्टेट के एरिया को इंक्रीज कर सकती है, किसी भी स्टेट के एरिया को डिक्रीज कर सकती है, किसी भी स्टेट की बाउंड्री को ऑल्टर कर सकती है और किसी भी स्टेट का नाम भी ऑल्टर कर सकती है। पार्लियामेंट स्टेट रीऑर्गेनाइज कर सकती है अंडर आर्टिकल 3। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब यह मैटर गया तो यह सवाल उठा कि पार्लियामेंट का जो ये पावर है स्टेट की बाउंड्री को डिक्रीज करने का,
क्या इसका मतलब यह होगा कि पार्लियामेंट स्टेट के किसी टेरिटरी को दूसरे देश को दे सकती है? भाई यहां तो यही हुआ ना, वेस्ट बंगाल से आपने जब बेरूबारी यूनियन का हिस्सा पाकिस्तान को दिया, इसका मतलब आपने वेस्ट बंगाल की स्टेट की एरिया को डिक्रीज किया, है ना? तो यही सवाल सुप्रीम कोर्ट में गया कि क्या पार्लियामेंट किसी स्टेट के टेरिटरी को दूसरे देश को दे सकती है, यस और नो? डज द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू डिमिनिश द एरिया ऑफ अ स्टेट अंडर आर्टिकल 3 इंक्लूड द पावर टू सीड द टेरिटरी टू अ फॉरेन कंट्री? यह सवाल गया सुप्रीम कोर्ट के पास। तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट ये फैसला दिया कि भैया ऐसा नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 3 का यूज करके आप किसी भी तरीके से अपने देश की टेरिटरी दूसरे देश में नहीं दे सकते। ये तो बात हो गई एक कि भाई आर्टिकल 3 का यूज हम नहीं कर सकते। तो अब क्या करें? हमें तो टेरिटरी देनी है, हमने तो अग्रीमेंट साइन कर लिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर इंडिया की किसी टेरिटरी को दूसरे फॉरेन स्टेट को देना है तो ऐसा सिर्फ तभी हो पाएगा जब आप आर्टिकल 368 के अंडर अमेंडमेंट करते हो। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 368। क्योंकि जब आप आर्टिकल 368 के अंडर अमेंडमेंट करते हो तो वो आप स्पेशल मेजॉरिटी से करोगे, लेकिन जब आप आर्टिकल 3 के अंडर कोई भी तरीके का लॉ बनाते हो तो वो सिंपल मेजॉरिटी से बनेगा। गॉट द पॉइंट? तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट फैसला दे दिया कि अगर इंडियन पार्लियामेंट को इंडिया का कोई भी हिस्सा किसी दूसरे देश को देना है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। और फाइनली अमेंडमेंट आया जिसे हम 9th अमेंडमेंट 1960 के नाम से जानते हैं, और इसी अमेंडमेंट ने नेहरू नून अग्रीमेंट को इफेक्ट दिया और बेसिकली बेरूबारी का जो एरिया था वो पाकिस्तान को गया। ठीक हो गई बात। अब यहां पे एक चीज आपको मैं ये भी समझाना चाहूंगा कि भाई जब बात आती है इंडिया की टेरिटरी ट्रांसफर करने की तब आप अमेंडमेंट करोगे, ठीक हो गई बात। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही साथ कुछ साल बाद यह भी रूलिंग दी कि अगर इंडिया और किसी दूसरे देश के बीच में मान लो बाउंड्री डिस्प्यूट हो जाती है, बाउंड्री को लेके कुछ डिस्प्यूट हो जाती है, जैसे इंडिया चाइना के बीच में अक्सर बॉर्डर को लेके लड़ाई होती है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होती है, तो जब भी इंडिया और किसी दूसरे देश के बीच में बाउंड्री को लेके किसी भी तरीके की डिस्प्यूट होती है तो वहां पे किसी भी तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन से होगा, क्योंकि उसमें आप टेरिटरी आदान प्रदान नहीं कर रहे हो। ठीक है, जब आप टेरिटरी अपने देश की दूसरे देश को देते हो तभी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए। तो ये बात हो गई बेरूबारी यूनियन केस में। अब यहां पे बेरूबारी यूनियन केस का प्रियम्बल पे क्या प्रभाव था वो मैं आपको बताना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्लियर कट कंक्लूड कर दिया कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, क्लियर कट। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय वो सोच रहे थे, वो सारी चीजें प्रियम्बल में लिखी हैं। ठीक है, प्रियम्बल इज अ की टू द माइंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स। और साथ ही साथ अगर किसी भी आर्टिकल को समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो प्रियम्बल एक गाइडिंग प्रिंसिपल का काम करेगा। अगर किसी भी आर्टिकल के मान लो एक से ज्यादा मीनिंग निकल रहे हैं, आप उसको बेसिकली इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हो, तो आप प्रियम्बल को एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल लेके काम कर सकते हो, लेकिन प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसका आंसर होता है बेरूबारी यूनियन केस। ठीक है, उसमें ऐसा कहा गया था। तो इतनी सी बात थी प्रियम्बल को लेके जो इस बेरूबारी यूनियन केस में आई थी। और दूसरी चीज आर्टिकल 3 और आर्टिकल 368 के बीच का जो इशू था वो यहां पे क्लियर हुआ था। ठीक है, तो ये था हमारा बेरूबारी यूनियन केस। और इसका लेटेस्ट एग्जांपल जो है आप देख सकते हो, जब इंडिया और बांग्लादेश के बीच में टेरिटरी अभी ट्रांसफर हुई थी कुछ साल पहले 2015 में, तो 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था। ठीक है, और उस 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से टेरिटरी जो है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ट्रांसफर की गई थी, जिसमें इंडिया ने 111 इनक्लेव्स बांग्लादेश को ट्रांसफर किए थे और बांग्लादेश ने 51 इनक्लेव्स इंडिया को ट्रांसफर किए थे। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आ गया कि जब भी कोई टेरिटरी ट्रांसफर की जाएगी अमेंडमेंट लाना पड़ता है।
ओके, तो मैं आपसे मिलूंगा दूसरे वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे केशवानंद भारती केस के बारे में, और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इस केस का क्या असर पड़ा हमारे इंडियन पॉलिटी में। धन्यवाद दोस्तों।